हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसीसी प्रेपरेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आर्मी का पेपर सोल्जर ट्रेडमैन का। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, पिछले वर्षों में हुआ है। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए इस पेपर को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको इस पेपर में टारगेट मिलता है 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो आपकी जो सिलेक्शन है वो लिख के बता रहा हूँ पक्की है। ठीक है, और पेपर का जो लेवल है वो इजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप अपना जो स्कोर है साथ साथ काउंट करना और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विराट कोहली डैश खेल से संबंधित है। तो विराट कोहली क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है जो वो गेहूं है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाके में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से होती हैं? तो वो चक्रवात यानी कि साइक्लोन्स की वजह से होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, थार रेगिस्तान किस देश में है? तो थार रेगिस्तान हमारे भारत इंडिया देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो भारत हुआ था 1947 में। इतने ज़्यादा आसान क्वेश्चन है तो इसीलिए आपको 35 प्लस आपका स्कोर इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष रजिया सुल्तान को सत्ताविरुद्ध सिंहासन से उतारा, यानी कि उन्हें सिंहासन से कब उतारा गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1240 में। ठीक है, 1240 अप्रैल नहीं दिया हुआ, अगर अप्रैल लिखा होगा तो अप्रैल 1240 में उन्हें उनके सिंहासन से हटाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और जो बाकी के 233 मेंबर होते हैं वो विधानसभा के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? तो अशोक ने अंतिम युद्ध कलिंगा का युद्ध किया था, तो वो हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन में जल्दी से टिक लगा दीजिए, ये है हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है? तो जो पर्वतीय स्थल नैनीताल है वो उत्तराखंड में स्थित है। हाँ, उत्तराखंड में दिया हुआ है ए ऑप्शन में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 साल। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दिया हुआ 6 साल। आगे हमारे पास भाग 2, जिसके साथ ही प्रश्न भाग 2 नहीं है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार किया था मैकमिलन ने। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 मेंबर। 50 मेंबरों द्वारा, यानी कि 50 सदस्यों का वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए उन्हें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, डैश इज आल्सो नोन एज आयरन मैन। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल जी को जाना जाता है, जो हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन में टिक लगा दीजिए जी जल्दी से। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। सही आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो जो प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध था वो कौन सी नदी पे लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था जी भागीरथी, जिसे हम बोलते हैं हुगली नदी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा उत्तर सही आंसर हो जाएगा। अब भाग दूसरा हमारे पास आ गया है जी। इसमें हमें लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो पहले में हमें दिया हुआ है 16 नंबर में विक्ट्री एनकरेजमेंट। ठीक है, विक्ट्री का मतलब होता है विजय। ठीक है, जब कोई जीतता है, विजय होती है किसी की, तो उसे क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है। तो ये एक दूसरे से मेल खाता है। वैसे ही अगर किसी को फेलर मिलेगा, यानी कि विफलता मिलेगी, तो वो क्यों मिलेगी, किसके उससे क्या होगा?
विफलता मिलेगी तो उससे क्या उत्पन्न होगा, निराशा। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ आपको। अगर हमें विजय होगी, जीत होगी तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। वैसे ही अगर हमें विफलता पूछा है, विफलता होगी, फेल होंगे हम किसी चीज़ में, तो हमें क्या होगी, हमें निराशा होगी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि फ्रस्ट्रेशन। आगे पूछा गया है फ्रॉम द ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज। तो सीरीज में दिया हुआ है 1 2 6 7 21 22 66 27। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है 1 और 2। ठीक है, एक में 1 जोड़ दिया, हमारे पास 2 आ गया। फिर है दिया हुआ 6, अब 2 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 6। ठीक है, 6 के बाद फिर 6 में 1 जोड़ दिया, 7 आ गया, और 7 को फिर 3 से गुणा कर दिया, हमारे पास आ गया 21। फिर 21 में 1 जोड़ दिया, हमारे पास आ गया जी 22। फिर 22 में 22 को 3 से गुणा कर दिया तो हमारे पास आ गया 66। फिर 66 में 1 जोड़ दिया तो आ गया 67। तो उसमें 67 में को गुणा करेंगे हम आगे 3 से। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज क्या बन जाएगी, 201। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 201। 201 हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। अगला प्रश्न भी बहुत सिंपल सा है, ऐसे प्रश्न को छोड़ के नहीं आते पेपर में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट इसे छोड़ के आ जाते हैं। प्रश्न में पूछा गया है एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, किसी पुरुष की ओर संकेत कर रही है एक महिला। ठीक है, कोई महिला है, जब मान लीजिए वो महिला है एम। ठीक है, उसने पुरुष की ओर संकेत कर दिया। ठीक है, तो उसने पुरुष की ओर संकेत किया, यानी कि पी मान लीजिए उसे, उसने संकेत किया और बोली कि वो मेरी बहन की माता, जो उसकी जो बहन है, यानी कि उसे बी मान लीजिए, उसकी जो बहन है उसकी क्या है, उसकी माता। ठीक है, तो अगर ये इसकी बहन की माता है तो वो महिला की भी माता हुई। ठीक है, यहाँ पे तो वो उसकी बहन की माता के एकमात्र पुत्र। तो माता के एकमात्र पुत्र, तो उसका क्या लगा, अगर इनका जो एकमात्र पुत्र है, ठीक है, तो उसका क्या रिश्ता होगा इस महिला से, वो होगा बाई का रिश्ता। तो आगे बाई का बेटा है जो, उसकी ओर उसने इशारा किया था, तो वो ये था। ठीक है, तो वो उसका महिला से क्या रिश्ता है उस पुरुष का, तो महिला का रिश्ता क्या है, माफ कीजिए, महिला का जो बाई है वो किस प्रकार संबंधित है उस पुरुष से, तो महिला का जो बाई है, महिला का बाई ये हुआ, और वो उस पुरुष का क्या लगा, पिता लगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिता। डी ऑप्शन इसका सही आंसर। आगे देखिए, आगे दिया हुआ सॉफ्ट स्पंज शार्प। ठीक है, जो स्पंज होती है, जहाँ पर स्पंज दिया हुआ है, स्पंज क्या होती है, नरम होती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ तेज। अब हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है। ठीक है, जो मेल खाता हो, स्पंज मेल खाता है नरम से, वैसे तेज है जो, वो क्या नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया कम धारदार। जो तेज है वो कम धारदार नहीं होगा। चाकू है वो एक तेज चीज़ होती है, छेद करना और काटना, इसमें कोई भी वो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, किससे छेद होगा और किससे कट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चाकू। चाकू क्या है, वो तेज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइफ। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें ढूंढना है रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, रॉन्ग नंबर ढूंढना है इनमें से। सबसे पहले देख लीजिए 17 और 19। ठीक है, 17 और 19 में 2 जोड़ेंगे, 17 में 2 जोड़े, हमारे पास हो गया 19, और फिर हम 19 में 4 जोड़ दिए, हमारे पास क्या आ गया 23। ठीक है, और 23 में पहले 2 जोड़े, फिर 4 जोड़े, अब गया 6 की बारी है, 23 में 6 जोड़ दिए, हमारे पास आ गया 29। 29 आ गया, अब 8 की बारी है, 6 के बाद 29 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37। ठीक है, लेकिन 29 के बाद हमें दिया हुआ 33, तो ये हमें 33 है जो, ये गलत है। ठीक है, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गलत संख्या है 33। तो इस हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख लीजिए 21 नंबर प्रश्न। आगे हमारे पास दोस्तों भाग नंबर 3, यानी कि सेक्शन सी। आपको थोड़ा सा पेपर जो अक्षर है वो समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो पेपर है वो पुराना है। ठीक है, हमें दिया हुआ है एक मानव कोशिका में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं 46।
अगर हमें गुणसूत्र के जोड़े पूछे होते तो कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, वो होते हैं 23, यानी कि 23 गुना 2 हमारे पास कितने गुणसूत्र हो गए 46। तो 46 हमें दिया हुआ बी ऑप्शन में, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके तल का तापमान कितना होगा। अब किसी झील की सतह का पानी है वो जमने वाला है, तो जो उसके जो तल है उसका तापमान कितना होगा, उसका तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगें डैश के रूप में निकलती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसे कैसे इमिट होती हैं, कौन इमिट करता है, उसे इमिट करता है एक्स रेज, ठीक है, एक्स रे किरणें हैं जो वो करती हैं, ठीक है, एक्स किरणें। आगे हमें पूछा गया है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड को किस में यूज किया जाता है, ठीक है, जिंक सल्फाइड यानी कि ZnSO4 ये किस में यूज होता है, ये यूज होता है रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड में यूज होता है, हमें दिया हुआ बी ऑप्शन में, तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए जी, विद द हेल्प ऑफ डैश सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पूछा गया है डैश की मदद से जो हमें ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे हम यूज़ करते हैं उसमें, जैसे कि सोलर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन उपकरण बदलता है, तो वो बदलता है सोलर सेल। सबको पता है सोलर सेल कैसा होता है, तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो गठिया है, गठिया की बीमारी क्या है, किसकी बीमारी है गठिया, ये स्किन की बीमारी है, लीवर की, किडनी की या जोड़ों की। जो गठिया है ये एक जोड़ों की बीमारी है, जॉइंट पेन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि 3 प्रतिरोध कमर्श 4 ओहम और 5 ओहम और 20 ओहम, ठीक है, ओहम का साइन ये वाला होता है, तो हमें ये दिए हुए हैं समांतर में जोड़े गए हैं। समांतर में जब जोड़ते हैं तो हमें कैसे लेते हैं, 1/, में ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहला है जो R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा है बराबर है पूरे 1 से। अगर हमें सीरीज में जोड़े होते, ये पैरेलल जोड़े, अगर सीरीज जोड़े होते तो वो सीधे R1 + R2 ले लेते, ठीक है, ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो हमें दिया हुआ है 4 ओहम, इसका ले लेंगे 1/4, इसमें जोड़ देंगे 1/5 और इसे जोड़ देंगे 1/20, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, एलसीएम निकाल के हमारे पास आ जाएगा नीचे 20, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 + 4 + 1, जो हमारे पास 4 1 5 और 10/20 यानी कि हमारे पास आ गया 1/2, तो R हमारे पास आ गया 1/2 यानी कि 2R हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, यानी कि 2 ओहम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को अभी आप डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को डैश कहते हैं। अब किसी रोग के प्रति हमारा जो शरीर है उसे प्रतिरोध करता है, उसे दूर भगाता है कोई रोग, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शरीर की इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, ठीक है। हमारी बॉडी में कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें रोगों से बचाती है, तो उसे क्या कहते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी होती है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में लोहे की कमी से डैश होता है, तो शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन डैश होता है। जो ट्रांसवर्स नेचर होता है लाइट का, ठीक है, लाइट यहाँ से ट्रांसवर्स होती है ऐसे, तो उसका नेचर किससे शोन किया, यानी किससे दिखाई देता है, तो वो कहाँ से दिखाई देता है, वो दिखाई देता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के ध्रुवन से, ठीक है, प्रकाश के ध्रुवन से दिखाई देता है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है, ध्वनि का अधिकतम वेग डैश होता है, तो वेलोसिटी है जो साउंड की, ध्वनि है उसका जो स्पीड होता है वो किस में ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा होता है सॉलिड में, ठीक है, ठोस में। और उसके बाद किस में कम होता है, उसके बाद होता है जी लिक्विड में, और लिक्विड के बाद होता है गैस में। ये ऐसे होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में,
फिर लिक्विड में और सबसे कम गैस में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है यदि सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिला दिया जाए तो क्या बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता होना चाहिए क्या होती है। सल्फर और दो हमारे पास दो ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और जब वाटर आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसके मिला के क्या बनेगा, H2SO3। H2SO3 बन जाएगा जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिला देंगे। तो इसे क्या कहते हैं, H2SO3 को इसे कहते हैं जी सल्फरस एसिड। ठीक है, सल्फरस एसिड जो हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में, सल्फरस एसिड। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु से फैलती है। तो जीवाणु से कौन सी बीमारी फैलती है, वायरस है जो, वो फैलती है एड्स बीमारी। जैसे कोविड-19 आया था, वो भी एक जीवाणु से बीमारी फैली है। ठीक है, कोविड-19। और एक और मशहूर बीमारी है जिसे बोलते हैं इबोला। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इबोला है, कोविड-19 है, एड्स वायरस है। ठीक है, ये एक फ्लू है, तीनों फ्लू हैं। ठीक है, ये क्या है, एक जीवाणु से फैलने वाली बीमारियां हैं। और जो टाइफाइड है, प्लेग्यू है और निमोनिया है, ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसको पुनर्चक्रित किया जा सकता है, यानी कि किसको रिसाइकल किया जा सकता है, किसका दोबारा यूज में लिया जा सकता है किसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटल्स। कैसे मेटल है, यानी जैसे कि हमारे पास तांबा है, जिसे कॉपर बोलते हैं, तो कॉपर को यूज करके भी हम बार बार बेच देते हैं और फिर उसका रिसाइकल होता है, फिर वो नई परत चढ़ती है और फिर दोबारा उसे यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे मेटल हैं, बहुत सारे मेटल हैं, तो उन्हें क्या है, रिसाइकल किया जा सकता है। कोयला आपको पता है एक बार जल गया तो काम का नहीं है। जो नेचुरल ऑयल है वो भी इसी तरह सेम है, नेचुरल गैस भी दोबारा काम की नहीं है। ठीक है, तो उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। आगे देखिए, बार चुंबक के मध्य में डैश चुंबकत्व होता है। बार मैग्नेट के बीच जो चुंबकत्व होता है, जो चुंबकीय बल होता है, वो कितना होता है। जो बार मैग्नेट है उसके बीच चुंबक बल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0, शून्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देख लीजिए, सेक्शन डी है हमारे पास मैथमेटिक्स का। बहुत सरल भाग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं, इस पार्ट में बहुत से क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या है, उसे एरिया के फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना हाइट गुना बेस। अब हाइट क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है हाइट, और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया बेस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिगर से नहीं बनी है, ये होता है हमारे पास ट्रायंगल। ये इसकी हाइट हो गई ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये है इसका बेस। तो हमारा करेक्ट आंसर मेल खाता है डी ऑप्शन से, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आगे देख लीजिए, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा। 3, 4, 5 का एलसीएम हमारे पास होगा 3, 4 और 5 को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, पहले 3 पे किया, फिर 4 और 5 पे करेंगे। ठीक है, 4, 5 और 5 का 20 और 20 दिया 60। 60 हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, जो हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में। आगे दिया हुआ है 2 वर्ष और 3 वर्ष में 2100 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों वर्षों का अंतर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे उसे घुमा फिरा के लिखा हुआ है। ठीक है, जो वार्षिक ब्याज है वो है 8%। 8% दर है, और हमें दिए हुए 2 वर्ष टाइम और 3 वर्ष का टाइम, और 2100 रुपये यानी कि 2100 रुपये हैं। ठीक है, तो उसका हमें ढूंढना है सिंपल साधारण ब्याज। तो उसका फॉर्मूला होता है PRT/100। P हमारे पास मूलधन है, मूलधन हमें दिया हुआ है 2100, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 साल का, और 8 हमारे पास ब्याज है 8%, नीचे बटा 100 लिख दिया। 2 0 से 2 0 कट गया। 21 को हम गुना करेंगे 2 से और फिर गुना करेंगे 8 से। 21 गुना 42, 42 गुना 8 हमारे पास हो जाएगा 236। अब ये तो हो गया 2 साल के लिए। अब हमें पता करना है 3 साल के लिए।
3 साल के लिए हम पता करेंगे तो 3 साल के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि वार्षिक दर है जो 8% वो सेम ही है, 8 और 2 3 साल के लिए है। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दिया, बटा 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 को 3 से गुना किया और फिर इनको 8 से गुना किया, हमारे पास आ जाएगा 504। ठीक है, जब 3 वर्ष का करते हैं तो हमारे पास सिंपल साधारण ब्याज आती है 504, और जब 2 वर्ष का करते हैं तो हमारे पास आती है 336। माफ़ कीजिए, पिछले में था 336, मैंने बता दिया आपको 236। ठीक है, पिछले में क्या दोबारा करते हैं हम, 2100 गुना 8 गुना 2 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 21 गुना 42, 42 को 8 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 336। अब दोनों का अंतर पूछा उन्होंने क्या पूछा है, वर्षों का अंतर क्या होगा। अब एक ये हो गया हमारे पास 3 साल के लिए, जो होगा 2 साल के लिए, दोनों का अंतर कर देंगे। 504 में 336 हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 168। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अब आगे पूछा है ये वाला, 106 से 106 को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, फिर उसे जोड़ देंगे 94 को 94 से गुणा करके। ठीक है, उसके लिखा हुआ 1 बराबर आ जाएगा। जब 106 को 106 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11236। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें भाग दिया तो सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, घटाओ। यहाँ पर सबसे पहले गुणा दिया हुआ है, जब इसे गुणा कर लिया और इसकी बारी है 94 गुना 94 की, तो ये 94 गुना 94 हमारे पास आ जाएगा 8836, और 106 को 106 से गुणा किया था तब हमारे पास आ गया था 11236। ठीक है, दोनों को प्लस में बीच में साइन दिया हुआ प्लस का, प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 20,072। ठीक है, 20,070 प्लस 2 72, जो हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है, समझ नहीं आता है, जब मेरी किसी गलती से आपको समझने में मुश्किल हो जाती है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, मैं उसे 1 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आगे पूछा है हमारे पास वट परसेंट ऑफ 40 किलोग्राम इज 10 किलोग्राम। 40 किलो का कितना प्रतिशत 10 किलो है। जो टोटल 40 किलो है हमारे पास, उसका कितना किलो करेंगे, जो हमारे पास उसका जो 10 किलो है वो कितना प्रतिशत है। सीधी सी बात है, 40 किलो का अगर 20 किलो है तो वो हमारे पास 50% है। ठीक है, वैसे ही अगर 40 का चौथा हिस्सा कर देंगे 10 किलोग्राम, चौथा हिस्सा 100 का कितना होता है 25%। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 25% करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25% 10 किलोग्राम, वैसे ही 50% हमारे पास हो गया 20 किलोग्राम, 75% हमारे पास हो गया 30 किलोग्राम, और 100% हमारे पास हो गया 40 किलोग्राम। सीधा सा सिंपल सा है, ना कोई फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत है, ऐसे झंझट में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है ऐसे पेपर में। आगे पूछा है 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर। 10 मीटर है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो किलोमीटर प्रति घंटा में। 10 मीटर प्रति सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सीधा 10 दिया हुआ है, इसे गुणा कर देते हैं 5/18 से। माफ़ कीजिए, इसे गुणा करेंगे हम 18/5 से। 10 दिया हुआ है, इसे गुणा कर देंगे 18/5 से। ये 5 से 2 पे कट गया, 18 गुना 2 हमारे पास आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें दिया डी ऑप्शन में। अगर हमें 36 किलोमीटर को फिर से हमें बोल दें कि कर दो मीटर में, तो 36 को मीटर में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/18 कर देंगे, उल्टा आ देंगे इसे, 18 2 पे गया 36, 2 गुना 5 हमारे पास आ गया 10। ठीक है, जब हमें मीटर से सेकंड करना हो, ठीक है, माफ़ कीजिए, मीटर से किलोमीटर करना हो तो हमें करना है 18/5 से गुना, और जब किलोमीटर से वापस करना हो तो इस रकम को उल्टा देंगे, तब कर देंगे 5/18 से गुना। ठीक है, आगे हमें दिया हुआ है कोई सर्कल है, सर्कल कैसा होता है, ऐसा सर्कल होता है, उसका जो एरिया है वो किसका बना हुआ है, 1 मीटर वायर का, 1 मीटर तार का बना हुआ है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
जो सर्कल है उसका जो एरिया बना हुआ है कितने सेंटीमीटर का बना हुआ है, 100 सेंटीमीटर का बना हुआ है। ये हमें पता चल गया। 1 मीटर आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो जो सर्कल पूरा बना हुआ साइड का, इसके इसे क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। परिमाप का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, जो हमें दिया हुआ है 1 मीटर, यानी कि कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमें पूछा है इसका एरिया पता करो। ठीक है, सबसे पहले हमें एरिया पता करने के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अब पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 लग जाती है, लेकिन आर की वैल्यू कहाँ से पता करेंगे? आर की वैल्यू तो हमें परिमाप से पता चलेगी। तो परिमाप हमारे पास है 2πr। 2πr हमारे पास है 100। ठीक है, तो 2 है यहाँ पे 2 गुना 22/7 और गुना आर इज इक्वल टू 100। इसी मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही लेंगे। मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आ जाएगा 700/44। 700/44 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है 175/11 के। काट के हमारे पास आ गया 175/11। ये हमारा आंसर नहीं आया, ये हमें आर पता किया। मैंने आपको बताया ना, जब एरिया पता करेंगे तो उसमें आर की जरूरत है। अब एरिया आपको पता है πr² है, तो आर भर देंगे 22/7 गुना 175/11 गुना 175। 2 बार लिख देंगे क्योंकि आर की स्क्वायर है, यहाँ पे आर की स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 बार लिख दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इसे सोल्व करके, सिंपली से सोल्व कर लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी जाती है। मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। गुना भाग तो आप कर लेते हैं। ठीक है, इतने तो आप होशियार ही हैं। 795.45 दशमलव है ये वाला। ठीक है, 795.45 और पीछे क्या है, सेंटीमीटर के ऊपर स्केयर लगना है क्योंकि हमें एरिया पता किया है। तो ये किससे मेल खाता है? ये मेल खाता है बी ऑप्शन से। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है, यदि 5 वर्ष वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए तो मूलधन कितने रुपए होगा? अब देखिए, 5% वार्षिक ब्याज है, हमें दर बता दी है। ठीक है, 1 साल की है 5%। 5% 1 साल के लिए और 3 साल के लिए वो चली है। साधारण ब्याज कितनी है? 180 रुपये है। हमें क्या पता करना है? मूलधन। मूलधन हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, मूलधन हमें पता है, मूलधन हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें पता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 180, मूलधन हमें P है, P मान लीजिए, और दर है हमारे पास 5। हमें टाइम कितना दिया हुआ है? 3 साल। 3 साल यहाँ पे लिख लेंगे और बटा 100 कर देंगे। ठीक है, 3 आपको दिखने रहा, दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ। 3/100 कर देंगे और हमारे पास इधर साधारण ब्याज है 180। ठीक है, यहाँ पे 100 इधर आके इधर आ जाएगा और जो 5 गुना 3 15 ये इधर आ जाएगा। सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा? 18,000 बन जाएगा। इधर 18,000 और इधर आके जो 5 गुना 3 था जो नीचे आ जाएगा 5 गुना 3, जो कि हमारे पास हो गया 15। अब 15 को जब 18,000 पे कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 0 और फिर 0, 1200 आ गया। अब 1200 हमें मूलधन आंसर आ गया, 1200 जो हमें दिया हुआ बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया जी। अब आगे उन्होंने पूछा है किसी सर्कुलर सिलेंडर की वॉल्यूम पता करो। क्या पता करना है जी? आयतन पता करना है। आयतन, हिंदी में आयतन बोलते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पता करनी है हमें किसी सिलेंडर की। सिलेंडर इस आकार का होता है। ठीक है जी, तो हमें क्या पता करना है? इसकी जो अंदर वाली वॉल्यूम है पूरी जो, ठीक है, उसके हमें वॉल्यूम पता करना है। अब सिलेंडर की जो हाइट है, कितनी ऊंचाई है, वो है 15 सेंटीमीटर। और जो उसका रेडियस है, जो ऐसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो ये वाला है नीचे वाला हिस्सा, रेडियस है आधा, वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता करना है? इसकी वॉल्यूम पता करनी है। वॉल्यूम का फार्मूला आपको सिंपली पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, पाई की आपको वैल्यू पता है, 22/7 रख दीजिए, यहाँ 3.14 रख दीजिए। 22/7 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 πr²। 7 को 2 बार लिख लीजिए और h है हमें दिया हुआ 15।
15 लिख लिया, 7 से 7 कट गया, 2207 से गुना किया तो हमारे पास आ गया 154, और गुना कर देंगे 15 से, 154 को गुना कर दिया 15 से तो हमारे पास आ गया 2310। 2310 हमें दिया हुआ है, एग्जैक्ट 2310 हमें दिया हुआ है, 0.07 लिखा, लेकिन ये कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। कई बार उलझाने के लिए लिख देते हैं, 2310 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, 2100 को भाग करो 50 से, 0 से 0 कट जाएगा, 5, अब इसे 20 से काटेंगे, 5 चौका 4 और 1 और 0, ये हमारे पास आ गया 42, सीधा भाग कर देना है, ये इसका आंसर आ गया 42, ठीक है। 42 हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। अब आगे पूछा है हमें, ये समीकरण दी हुई है, कौन सी समीकरण है, 3x + 2 = 23। अब देखिए 3x है, और जो जहाँ पे प्लस है इधर 2, वो जहाँ पे इधर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x हमारे पास क्या आ गया, 21 आ गया। अब 3x 21 है, ध्यान से देखिए, अब x है तो जो 3 है जहाँ पे ये गुना है, इधर इधर जाके क्या हो जाएगा, 21 से भाग हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 3, 21 से भाग हो जाएगा, हमारा होगा 7, 7 आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो गया हमारे पास ए ऑप्शन 7। आगे क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिए, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक व्यापारी को 17 बैग चावल के 1020 रुपये में बेचने पर, ठीक है। अब टोटल बैग कितने हैं, 17 बैग हैं, 17 बैग हैं, कितने में बेचे हैं, 1020 रुपये में, तो कितना घाटा हुआ है, 51 रुपये घाटा हुआ है, 51 रुपये घाटा हो गया। जो घाटा हुआ है वो भी तो उसका क्या है, उसकी खरीद में आया है, ठीक है। टोटल जो उसका कॉस्ट है 1020 के साथ उसे घाटा कितना हुआ है, 51 रुपये, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1071। अब 1071 में उसको क्या आए हैं, टोटल जो 17 बैग आए हैं। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, आप सोचेंगे कैसे डायरेक्ट कैसे आ गया। ये हमारे पास आ गया है कॉस्ट प्राइस, जो खरीद प्राइस है, खरीद प्राइस किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। बेच मूल्य हमें लिखते हैं एसपी, और प्लस हमें कर देंगे जो घाटा होता है वो लॉस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बेच किस में बेची है, 1020 में, और घाटा 51 रुपये, दोनों को जोड़ दिया, हमारे पास आ गया 1071। 1071 कितने बैग थे, 17 बैग थे। उन्होंने पूछा एक बैग की क्या कीमत है, अब 17 बैग की हमें कीमत पता चल गया है 1071 है। अब 17 बैग की कीमत कैसे पता करेंगे, 1071 से 17 का गुणा कर देंगे तो हमें एक बैग की कीमत पता चल जाएगी। तो मैं गुणा माफ कीजिए भाग किया, भाग करने पर हमारे पास आ गया 63, यानी कि 63 हमारे पास आ गया है आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे पूछ रहा है स्क्वायर रूट बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है दशमलव दिया हुआ, 0.000841, ठीक है। अब दशमलव को हटाने पे हमारे पास क्या आएगा, कितने जीरो हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे, 8 4 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29, और इसका वर्गमूल इसका आधा हो जाता है, आपको पता होगा ये लगभग 1 का 2.5, ये हमारे पास करीबन 10 लाख, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, 1000 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आता है, तो ये हमारे पास 1000 रह गया, और ऊपर वाले का वर्गमूल किया हमने 841 का, तो वो हमारे पास कितना रह गया, 29। तो हमारे पास कुल मिला के क्या आ जाएगा, 29/1000, ठीक है, 29/1000। अब 2 डिजिट इसके नीचे आ गए, और अगले 2 क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, कितने जीरो, 0.0, 2 29 के आगे कितने जीरो हैं, 1 जीरो, तो उसे हम लिख देंगे पॉइंट, फिर हमने लिख दिया 0.29, ठीक है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.029 आएगा। कैसे आएगा आपको बताता हूँ, 29/1000 है, 2 जीरो यहाँ पे आ गए, यह क्या हमारे पास 29, 1 जीरो यहाँ पे है, ये यहाँ पे लगाएंगे, और जो 1 है इसकी जगह पे आएगा पॉइंट, हमारे पास आएगा 0.029, जो हमें दिया हुआ है 0.029, ये वाला डी ऑप्शन हमारा हो गया सही आंसर।
अब हमें पूछा है निम्न में से सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आपको पता होगी कौन सी होती है, 4 अंकों वाली, 4 9, ठीक है, 9999। अब ठीक है, तो सबसे बड़ी वर्गमूल जिसका वर्गमूल हो सके वो हमें ढूंढनी है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। 9 से करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास आ गया 81, 9 पे गया। फिर हमारे पास आ गया 1899, और ये हमारे पास आ जाएगा 199 पे जाएगा। यहाँ पे आएगा 1701, और बाकी जो हमारे पास बचेगा नीचे रिमाइंडर, वो कितना बचता है, 198। वर्गमूल निकालने पे 198 हमारे पास बचता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 198 से कम संख्या होती तो उसका पूरा वर्गमूल निकल पाता, यानी कि 9999 से अगर 198 संख्या कम होती तो उसका वर्गमूल निकल जाता। अब यही जो हमें पता करना है, इसमें से माइनस कर देंगे 198 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9801। एक और बात, 9801 किसका वर्गमूल होता है, ये 99 का स्क्वायर होता है, 9801, ठीक है, सीधा भी आप लिख सकते थे। अब इसका करेक्ट आंसर हो गया 9801 का ए ऑप्शन, 9801। अब दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 18, और लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 3780, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर उन दोनों में से एक संख्या कितनी है, 540, तो दूसरी संख्या में पता करनी है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब देखिए ये पहली संख्या में दी हुई है 540, दूसरी हमें पता करनी है, इसे कांटा लगा दीजिए, इसे इसका पता करना है हमें। अब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हमें गुना में दिए हुए हैं। अब ये संख्या हमें पता करनी है, ये वाली पता है, इसे हम नीचे ले जाएंगे, और ये पता करनी है, ये हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। वैसे ही करें, यहाँ पर दिया हुआ है 18 महत्तम समापवर्तक और 3780 हमें दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्तक, और कौन सी संख्या हमें पता है, 540। 0 से 0 कट गया, ठीक है, जो 18 है ये 54 पे गया 3 पे, ये हमारे पास गया 1 2, ठीक है, और 7, माफ कीजिए 6, 126 पे कट हो गया, तो इसका कट करके हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 126। 126 इसका सही उत्तर आ गया। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अब कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा आपका स्कोर कितना आया है। उम्मीद है आपका स्कोर 35+ आया होगा। अगर इससे कम भी आया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेट डेली आते रहेंगे, डेली आप ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।